अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। दो अहम खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करूंगा। एक है वफाकी काबीना का इजलास और इस इजलास में होने वाली एक अहम बहस, और उस बहस के नतीजे में जो फैसला है वो यकीनी तौर पर आपको हैरान कर देगा। जबकि दूसरी खबर है लंदन से नवाज शरीफ साहब के साहबजादों के हवाले से, क्योंकि उनके खिलाफ भी एक नई मुहिम का आगाज़ किया गया है। वो क्या नई मुहिम है वो भी मैं आपसे डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि वो जो मुहिम लंदन में शुरू कराई गई थी वो पाकिस्तान में उसको किस तरीके से उछाला जा रहा है, और असल खबर क्या है उसके बैकग्राउंड में। जनाब, वफाकी काबीना का आज होता है इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, और इस इजलास में जो काबीना है वो एक जानिब तो पंजाब में 5वें चीफ सेक्रेटरी और 7वें IG पंजाब की तकर्री की मंजूरी देती है, लेकिन इसके साथ साथ काबीना के इजलास में एक और अहम मामला भी ज़ेर बहस आता है। वो मामला ज़ेर बहस आता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से। आपको याद है कि 2 अगस्त को मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरे के हवाले से एक थ्रेट इशू हुआ है, और उसको लेकर फिर एक मुहिम का आगाज़ हो जाता है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। और फिर 24 अगस्त को मैंने एक दूसरा वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वफाकी काबीना के अरकान ने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको बड़ी सीरियस लाइफ थ्रेट्स हैं, लिहाजा वो बनी गाला से मुंतकिल हो जाएं वज़ीर आज़म हाउस ताकि उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो अपील है वज़रा की उसको मानने से इनकार कर दिया। आज वफाकी काबीना के इजलास में ये जो हवा बनाई गई थी यानी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को लेकर, उसके हवाले से फिर दोबारा बहस हुई, और इस इजलास में तजवीज़ पेश की गई कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए एक नई फ़ोर्स को तश्कील दिया जाए, और ये फ़ोर्स ना सिर्फ वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी बल्कि उसके साथ साथ वफाकी वज़रा यानी जो काबीना के अरकान हैं उनकी सिक्योरिटी को भी लुक आफ्टर करेगी, चारों सूबाई गवर्नर्स की सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करेगी, और चारों चीफ मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी को भी लुक आफ्टर करेगी। और दिलचस्प बात यह है कि अगरचे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, एलीट फोर्स है, FC है, रेंजर्स हैं, पुलिस है, दीगर इदारे भी मौजूद हैं जो हाई प्रोफाइल शख्सियात को सिक्योरिटी फराहम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद काबीना में इस बात पर गौर किया गया कि किस तरीके से टैक्सों की मारी इस कौम पर मज़ीद टैक्स आयद किए जाएँ, यानी ये जो करोड़ों रुपए के अखराजात होंगे इस नई फ़ोर्स को बनाने में, इस नई फ़ोर्स की तरबियत में, और उसके बाद सालाना बुनियादों पर, माहाना बुनियादों पर इनकी तनख्वाहों, इंक्रीमेंट और दीगर पर जो भी अखराजात होंगे वो हम और आप अदा करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब या जो भी वज़ीर आज़म होता है उसने आना है और चले जाना है, लेकिन ये जो एक फ़ोर्स बन जाती है इसने यकीनी तौर पर कायम रहना होता है। कोई फ़ोर्स पाकिस्तान में बनना, नई फ़ोर्स का बनना कोई अचंभे की बात नहीं है, माजी के अंदर भी ऐसा होता रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के तो उन्होंने भी एक फ़ोर्स बनाई थी, FIU के नाम से, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट के नाम से उन्होंने फ़ोर्स बनाई थी। और ये बात और है कि जब उनकी हुकूमत तहलील हुई, उनको ख़त्म किया गया, ज़िया उल हक़ साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया, और उसके नतीजे में उस फ़ोर्स के जो सरबराह थे मसूद शरीफ साहब वो वादा माफ़ गवाह बन गए थे वज़ीर आज़म भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़। उसके बाद अगर ज़्यादा माजी की बात नहीं है, ज़्यादा करीब की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के दौर में शहबाज शरीफ साहब ने एक खुसूसी फ़ोर्स बनाई थी जिसका नाम था एलीट फ़ोर्स, और इस एलीट फ़ोर्स को तश्कील देने का मकसद ये था कि ये एलीट फ़ोर्स रवायती पुलिसिंग नहीं करेगी बल्कि ये जहाँ पर हंगामी सूरत हाल होगी वहाँ पर ना सिर्फ रश करेगी बल्कि उस जो हंगामी सूरत हाल है उसके अंदर अपना किरदार अदा करेगी और उस हंगामी हालत को ख़त्म करने के अंदर बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन हुआ क्या कि एलीट फ़ोर्स बनी, उसको फ़ौज की तरफ से तरबियत दी गई, उसके अखराजात पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वो एलीट फ़ोर्स आज पुलिसिंग का काम नहीं करी, मेरी और आपकी सिक्योरिटी का काम नहीं करी। वो सिक्योरिटी दे रही है सिर्फ़ और सिर्फ हाई प्रोफाइल शख्सियात को। VVIPs की सिक्योरिटी के लिए एलीट फ़ोर्स मुख्तस होकर रह गई है। अब अगर नई फ़ोर्स बनती है तो यकीनी तौर पर उसका तो जो दायरा कार है वही बड़ा लिमिटेड कर दिया गया कि उसने सिक्योरिटी फ्राहम करनी है हाई प्रोफाइल शख्सियात को, लेकिन उनके साथ साथ ये एलीट फ़ोर्स और दीगर फोर्सेस इन्होंने भी नथी रहना है। लिहाजा एक और बर्डन है जो आवाम पर डाला जा रहा है, और इसके लिए वो जो हवा बनाई गई थी कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी चाहिए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस उनके लिए ज़्यादा महफूज है, लिहाजा ये जो हवा बनाई गई थी अब वो पता चला कि वो हवा इनफैक्ट इस वजह से बनाई गई थी कि वहाँ पर मनपसंद अफराद की तकर्रियाँ की जाएँ और एक नई फ़ोर्स को खड़ा किया जाए। इस इजलास की जो ब्रीफिंग दी है वफ़ात चौधरी साहब ने जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने एक जानिब तो ये जो तकर्रियाँ की गई हैं पंजाब में 5वीं मरतबा और 7वीं मरतबा, इसका उन्होंने ज़िक्र किया कि जनाब हमने ये, इस पर बहुत सारे लतीफ़े याद आ रहे हैं मेरे ज़हन में लेकिन वो
جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہوں گے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کمپیٹنسی کا معیار اگر اس پر دیکھا جائے تو وہ کمپیٹنسی کا معیار اگر بیوروکریسی پر اسی حد تک لاگو ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پر بیوروکریسی کو لیڈ کرنے والے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے۔ جب تک آپ بیوروکریسی کو تبدیل کرتے رہیں گے تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، جب تک ان سے کام لینے والے نے وہی رہنا ہے، مائنڈ سیٹ وہی رہنا ہے، تو اسے کوئی فرق البتہ پڑے گا نہیں۔ اسی بریفنگ کے اندر سوال ہوتا ہے فواد چودھری صاحب سے، تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹیکنالوجی کا علم ہی نہیں ہے اور وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ وہ بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کی بات وہ شخصیت کر رہی ہے جو پیشے کے اعتبار سے، تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے وکیل ہے، اور وہ ان لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں جن میں سے اکثریت جو ہے وہ انجینئرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاہد خاقان عباسی صاحب پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، احسن اقبال صاحب UET کے گریجویٹ ہیں، انجینئر ہیں، خرم دستگیر صاحب انجینئر ہیں۔ وہ انجینئرنگ کو، مشین کے میکینکس کو زیادہ سمجھیں گے یا ایک وکیل زیادہ سمجھے گا؟ عجیب سی بات ہے، لیکن چونکہ یہاں پر رسم یہ چل پڑی ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، لہذا جس کے پاس اختیار ہے وہ اسی کو ہی دباتا رہتا ہے۔ دوسری خبر ہے جناب جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، وہ لندن سے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز صاحب کے حوالے سے اطلاع یہ آ رہی ہے کہ لندن میں جو برطانوی انتظامیہ ہے انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے مبینہ طور پر ٹیکس چوری کے معاملات پر، اور یہ کہا گیا ہے جناب کہ ان کے ذمے ٹیکس جو ادا کرنا ہے اس کی ریشو تھی 45%، لیکن انہوں نے جو ٹیکس ادا کیا ہے وہ 20%، اور خاص طور پر جو ہل میٹل کمپنی ہے ان کی، یہ اس کے حوالے سے ہے۔ اور یہ اطلاع آتی ہے پاکستان میں جناب وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب کے ریفرنس سے، اور شہباز گل صاحب اپنے اس ٹویٹ کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب لندن کے اندر یہ جو معاملہ ہے یہ سامنے آ گیا ہے، اور ٹویٹ کرتے ہیں کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، شریف خاندان کے خلاف لندن میں بھی ٹیکس چوری کی تحقیقات، برطانوی قانون کے مطابق 45% ٹیکس کی ادائیگی لازمی ہے، جبکہ شریف خاندان وہاں صرف 20% ٹیکس ادا کر رہا ہے، بالکل والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 25%، تقریباً 6 ملین پاؤنڈز کی ٹیکس چوری، یہ ٹویٹ کیا انہوں نے۔ اور جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 14 اگست کو ایک مظاہرہ کیا گیا تھا لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر، اور وہاں پر شایان صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے ایک آن لائن پٹیشن فائل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں کہ وہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے لے کے آئے انگلینڈ میں، اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنی کچھ پراپرٹیز خریدی ہیں جو پاکستان کے اندر جو ایک الزام ہے ان پہ یہ کہ انہوں نے یہاں سے ٹیکس چوری کیا ہے اور منی لانڈرنگ کی ہے، اور اس پر تحقیقات کی جائے۔ اور پھر جب یہ آن لائن پٹیشن فائل ہوتی ہے تو پھر سرکاری میڈیا کے ذریعے ہر روز اس کی آن لائن سٹیٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اب 10,000 لوگوں نے دستخط کر دی ہیں، 15,000 لوگوں نے کر دی ہیں، 20,000 نے کر دی ہیں، 27,000 نے کر دی ہیں۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یقینی طور پر جو وہاں پر لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ برطانوی قوانین پر کس طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ PTI کے ہی کسی رکن کی طرف سے جو برطانوی آفس ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں FBR، جو یہاں پر ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے یا ٹیکس کے بارے میں تحقیقات کرتا ہے یا لوگوں کی شکایات وصول کرتا ہے، وہاں پر ایک کمپلینٹ فائل کی گئی ایک برطانوی شہری کی طرف سے، جس میں یہ الزام لگایا گیا حسن نواز پر اور حسین نواز پر کہ جناب ان دونوں نے نہ صرف ٹیکس چوری کی ہے بلکہ ان کی جو ایک کمپنی ہے ہل میٹل، اس کی جو اس کے اوپر واجب الادا ٹیکس تھا وہ بھی انہوں نے پورا ادا نہیں کیا۔ اس طریقے سے انہوں نے جو برطانوی خزانہ ہے اس کو 6 ملین پاؤنڈ کا نقصان پہنچایا۔ اب یہ کمپلینٹ فائل ہوئی ہے، ابھی برطانوی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تحقیقات کا آغاز نہیں کیا، لیکن پاکستان میں چونکہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ جاری ہے، اور خاص طور پر اپوزیشن کے خلاف، اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے بارے میں چونکہ ان کو پتہ ہے شہباز گل صاحب کو یہ اپلیکیشن کس طریقے سے فائل کی گئی ہے، کس نے فائل کی گئی ہے، کیوں فائل کی ہے، لہٰذا انہوں نے وہاں پر وہ اپلیکیشن فائل ہوتے ساتھ ہی ٹویٹ ٹھوک دیا کہ جناب یہ والا کام ہوا ہے برطانیہ میں، اور برطانیہ میں تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے 6 ملین پاؤنڈ کی ٹیکس چوری کے الزام میں، اور جو الزام یہ لگایا گیا کہ جناب یہاں پر آمدنی کو چھپایا گیا۔ تو عجیب و غریب سی سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ
सारी की सारी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ इस पर मरकूज़ रहती है हमारे जो हुकूमती तर्जुमान हैं कि किस तरीके से हम शरीफ फैमिली के ऊपर इल्ज़ामात का इस तरीके से जो धुंध है या उसका गर्द है इस तरीके से उड़ाएं कि हकीकत छुप जाए, और हकीकत को छुपाना ही असल में फ़ेक न्यूज़ है। और ख़ुद हुकूमत ये चाहती है कि फ़ेक न्यूज़ के ऊपर ना सिर्फ पाबंदी लगे बल्कि उनका कला कमा हो। और फवाद चौधरी साहब इसी के लिए मीडिया डेवलपमेंट बिल लाने की सोच रहे हैं, और जबकि ख़ुद हुकूमती सतह पर हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से जो बेपर की जो उड़ाई जाती हैं, जो ट्वीट किए जाते हैं, अब अगर ये ट्वीट चलता है, इस ट्वीट को रीट्वीट्स किए जाते हैं, इसको ट्रेंडिंग में लेके आया जाता है, तो इसका कसूरवार कौन करार पाएगा? यकीनी तौर पर शहबाज गिल साहब करार पाएंगे, लेकिन चूँकि वो इस मामले को उतनी संजीदगी से लेते नहीं हैं, क्योंकि उनके नज़दीक झूठ बोलना उनका बुनियादी ज़िम्मेदारी है, लिहाजा वो अपनी ज़िम्मेदारी नहायत एहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। हिल मेटल कंपनी बरतानवी कवानीन के मुताबिक अगर रजिस्टर्ड है तो उसको बरतानवी कवानीन के मुताबिक टैक्स भी अदा करना है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ ना सिर्फ बरतानवी शहरी हैं बल्कि बरतानिया के अंदर वो कारोबार कर रहे हैं, और बरतानिया के चूँकि कवानीन इस हद तक सख्त हैं कि कोई भी आदमी उन कवानीन के शिकंजे से बाहर निकल नहीं सकता, लिहाजा जो वो कारोबार कर रहे हैं उनके अगेंस्ट उनको वहाँ पर जो टैक्स है वो उनको पे करना है, और अगर वो टैक्स पे नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर बरतानवी कानून हरकत में आएगा, क्योंकि हसन और हुसैन दोनों बरतानवी शहरियत के हामिल हैं। नवाज शरीफ साहब पर वो कानून इस वजह से लागू नहीं होंगे क्योंकि बरतानवी शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। इस वक्त वो वहाँ पर मुकीम ज़रूर हैं लेकिन वो शहरी पाकिस्तान के हैं, लिहाजा जो इल्ज़ामात हैं वो इस हद तक नहीं लगाने चाहिए, इस तरीके से जो बेपर की हैं उनको इस तरीके से नहीं उड़ाना चाहिए कि तमाम सच्चाइयाँ ही उस धूल के अंदर छुप जाएं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो सूरत हाल है वो ऐसी है, क्योंकि एक जानिब हुकूमत ख़ुद अपने आप को बेल आउट करने की पोजीशन में नज़र नहीं आती। क्योंकि अगर देखें आप कि अगर पंजाब की मिसाल ले लें, क्योंकि ये ताज़ा तरीन मिसाल है कि आपने 5वां चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, 7वां आईजी लगा दिया, तो आपने उसमें से अब क्या निकालना है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और अभी एक हफ़्ता पहले तकरीबन 28 डिप्टी सेक्रेटरीज़ और डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले किए गए, और उससे पहले भी ये तबादले एक मुसलसल जो कैफियत है वो उसकी जारी है। और यहाँ पे मैं आपको मुझे याद आया एक और दिलचस्प वाक़या कि अभी 2 दिन पहले पंजाब की काबीना का जो इजलास हुआ, वहाँ पर वज़ीर आला से एक अजीबो गरीब मुतालबा किया गया, ना सिर्फ मुतालबा किया गया बल्कि उनसे ये कहा गया कि ये जो सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं मुख्तलिफ महकमों के, इनकी जो ACR है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये लिखने की ज़िम्मेदारी जो है ये उस महकमे के वज़ीर के ज़िम्मे लगाई जाए, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी हैं ये हमारे काबू में नहीं आ रहे। चूँकि सेक्रेटरी काबू में नहीं आते, ये सियासी शख्सियात को कुछ समझते नहीं, उनको कुछ अहमियत नहीं देते। और ये फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब के, उनकी तकरीर है जो उन्होंने काबीना के इजलास में की। उन्होंने मुतालबा किया कि इन सेक्रेटरीज़ की जो ACRs हैं ये लिखने की ज़िम्मेदारी हमें दी जाए। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि अगर चीफ सेक्रेटरी ने इनकी ACR लिखनी है तो वो ACR फ़ाइनल करने से पहले वो मुतल्लिका वज़ीर को भिजवाई जाए, ताकि मुतल्लिका वज़ीर उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख सके और उसके बाद उस ACR को हतमी शक्ल दी जाए। अब अगर काम लिया नहीं जा रहा सियासी शख्सियात से, ब्यूरोक्रेसी से, तो इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को हमने रगड़ा लगाना है। बस इस वक्त ना जो कैफियत है वो आपके सामने है कि एक जानिब जो तबादले हैं वो इस तरीके से किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो वुज़रा हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सेक्रेटरीज़ की ACR लिखने की अथॉरिटी हमें दी जाए या हमसे उसकी तस्दीक कराई जाए जो चीफ सेक्रेटरी साहब उनकी ACRs लिख रहे हैं। और अब देखना यह है कि ये जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं ये क्या इस मुतालबे को, हुकूमत के मुतालबे को तस्लीम करेंगे या वो भी तबादले का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो यकीनी तौर पर तबादला ही होगा उनका। अब देखते ही हैं कि ये जो 8-9 महीने का टेन्योर है नए चीफ सेक्रेटरी साहब का, ये कैसे गुजरता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।